हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द रैंडम गाय। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि हांगकांग और चाइना के रिलेशन के बारे में, और इसमें यूएसए का एंगल क्या है वो भी हम लोग इस वीडियो के अंत में देखेंगे। अभी ये जो इमेज मैंने बनाया है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो लोगो है ये हांगकांग का लोगो है, और यहाँ पे ये जो ड्रैगन जो रिप्रेजेंट करता है चाइना को। तो कैसे चाइना जो है हांगकांग को अपने अंदर मिला रहा है या बोल सकते हो ओवरटेक कर रहा है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं ये वन कंट्री टू सिस्टम का मतलब क्या है। तो यानी इसका मतलब है कि एक कंट्री में दो या मल्टीपल सिस्टम्स होंगी, लेकिन वो सारे एक ही कंट्री के अंडर आती होंगी। तो हमारे केस में वन कंट्री यहाँ पे कौन है? चाइना है वन कंट्री, और टू सिस्टम जो है यहाँ पे आप हांगकांग बोल सकते हो जो एक सिस्टम है, और एक क्या है? मकाओ। तो ये दोनों हांगकांग और मकाओ क्या है? ये चाइना के पार्ट हैं, ये पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का पार्ट हैं, लेकिन इनके खुद की इकोनॉमी है, खुद के पॉलिटिकल सिस्टम है। और इसको क्या रिप्रेजेंट किया गया, यानी हांगकांग और मकाओ को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? SAR, यानी SAR का मतलब है स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको ऐसे क्यों किया जाता है आगे हम लोग वीडियो में बात करेंगे। तो पहले समझ लेते हैं हांगकांग और मकाओ आखिर मैप में कहाँ है। तो अगर आप ये वाला पार्ट देखो, ये जो पूरे आइलैंड, तो हांगकांग एक आइलैंड नहीं है, मल्टीपल आइलैंड्स है। तो ये हांगकांग जो है, यहाँ पे ये वाला रीजन आपको हांगकांग दिखेगा, और यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं मकाओ दिखेगा। तो पहले ये जो रिवर है, आप ये जो रिवर देख रहे हो, ये पर्ल रिवर है। तो हांगकांग और मकाओ कहाँ पे हैं? ये पर्ल रिवर पे है। तो हिस्ट्री में अगर आप जाके देखोगे तो कि जो ट्रेडिंग वगैरह सारे होती थी मेनलैंड चाइना, तो यहाँ से जो अंदर से जो सिल्क वगैरह आती थी, जो ट्रेडिंग करता था चाइना, वो बेसिकली इस पर्ल रिवर से करता था। और मकाओ और हांगकांग जो थे कि वहां पे जो बंदरगाह थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे ट्रेडिंग के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पर्ल रिवर का मैप है। आप देख सकते हो कि मेनलैंड चाइना में ये बहुत ही दूसरे दूसरे बहुत सारे पार्ट से ये रिवर आ रही है। लेकिन ये जो जो डेल्टा बनता है ना समुद्र में जब बनता है, क्योंकि यहाँ पे आपका साउथ चाइना सी है, अगर चाइना को ट्रेडिंग वगैरह करना है तो उसको कंट्रोल चाहिए मकाओ और हांगकांग में। तो अभी का सिचुएशन में क्या है कि मकाओ किसके लिए फेमस है, ये आप देख सकते हैं। मकाओ जो है, इसकी नाइट लाइफ जो है बहुत ही, मतलब आप बोल सकते हो बहुत अच्छी है। और यहाँ पे जो कसिनो है वो लास वेगास से भी बहुत बड़े बड़े कसिनो आपको मकाओ में मिल जाएंगे। अगर उसी तरह हांगकांग की बात करें तो हांगकांग एक इकोनॉमिक हब बन गया है। इकोनॉमिक हब क्यों बना है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्योंकि जो यूएसए है, आपको पता होगा, यूएसए ने स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है किसको? हांगकांग को। यानी इकोनॉमिक्स वो कंसिडर करता है कि हांगकांग जो है वो चाइना का पार्ट है, लेकिन उसको कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज करने के लिए उसको फ्रीडम दिया गया है। तो इसलिए क्या होता है, जो सैंक्शन वगैरह लगते हैं यूएसए जो लगाता है चाइना के ऊपर, वो सारे सैंक्शन हांगकांग के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो इसीलिए आप बहुत बार देखोगे जो चाइनीज कंपनी होती है वो लोग क्या करते हैं कि खुद को हांगकांग बेस्ड दर्शाते हैं, ताकि उनके ऊपर यूएसए का सैंक्शन ना लगे। तो अभी अभी क्या हो रहा है, प्रेजेंट सिनेरियो में हांगकांग जो है एक इकोनॉमिक हब बन चुका है। बहुत सारे जो बैंक हैं, इंटरनेशनल बैंक हैं, बहुत सारे जो बड़े बड़े कंपनीज हैं, उनके बहुत ही हेडक्वार्टर्स वगैरह भी इवन हांगकांग में प्रेजेंट है। तो बेसिक क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अगर आपको पूछा जाता है हांगकांग और मकाओ क्या सेपरेट हैं, ये सेपरेट कंट्री हैं या चाइना के इंक्लूडेड रहते हैं, तो शॉर्ट आंसर होना चाहिए कि ये हांगकांग और मकाओ जो हैं वो चाइना के अंडर आती है, वो सेपरेट कंट्री नहीं है। तो हांगकांग का जो पूरा नाम क्या है? उसका पूरा नाम है हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, यानी SAR ऑफ पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब ये वाला पार्ट आप जरूर देखिएगा कि ऑफ पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना। अगर आप मकाओ की बात करें, मकाओ का भी नाम है मकाओ स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ऑफ पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो इतना बड़ा नाम कोई नहीं बोलता है, सब हांगकांग या मकाओ बोलते हैं। तो ये जो दोनों हैं ये आते हैं मेनलैंड चाइना के अंदर या पीपल रिपब्लिक चाइना के अंदर। तो इनके पास खुद की रिलेटिव ऑटोनोमी है। ये पूरी तरह से ऑटोनोमस नहीं है, लेकिन इनके पास खुद की थोड़ी सी पावर होती है। तो क्या क्या पावर है वो हम लोग देख लेते हैं।
तो अगर आप बात करो कि इनकी जो ऑटोनॉमी है, रिलेटिव ऑटोनॉमी कहाँ तक जाती है, तो हांगकांग क्या कर सकते हैं, हांगकांग मकाओ क्या कर सकते हैं, उनका खुद का गवर्नमेंट होगा और उनके मल्टी पार्टी लेजिस्लेटिव होगी। तो अगर आप देखो इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम चलती है, सेम सिस्टम हांगकांग में चलता है। और वहाँ पे क्या है कि ये एक डेमोक्रेटी है, लेकिन आप अगर चाइना में देखो तो वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी है। तो यहाँ के लीगल सिस्टम अलग हैं, पुलिस फोर्स अलग है, करेंसी एंड कस्टम भी यहाँ के अलग है। जैसे हांगकांग और मकाओ के करेंसी और कस्टम अलग है। तो करेंसी जो है यहाँ पे क्या चलती है, हांगकांग में चलती है हांगकांग डॉलर, और मकाओ में चलती है मैकनीज पताका, या कभी कभी उसको एमओपी एमओपी भी बोला जाता है, उसको मकाओ पताका भी बोला जाता है। तो यहाँ पे इमिग्रेशन पॉलिसी भी अलग है। तो इमिग्रेशन पॉलिसी अलग का मतलब क्या है, अगर कोई चाइनीज सिटीजन हांगकांग आना चाहता है तो उसको वीजा अप्लाई करना पड़ेगा। तो यानी ये यहाँ की इमिग्रेशन जो है वो अलग है चाइना से। यहाँ हांगकांग का खुद का स्पोर्ट्स टीम है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस भी जो हैं वो अलग हैं चाइना से। तो ऑफिशियल लैंग्वेज हांगकांग का क्या है, हांगकांग जैसे ब्रिटिश कॉलोनी थी तो उसका मेन लैंग्वेज है इंग्लिश। उसके बाद वहाँ पे कैंटोनीज भी बोला जाता है। और मकाओ की अगर आप बात करें, मकाओ में जैसे ये पोर्तुगीज की कॉलोनी थी, तो यहाँ पे जो मेन लैंग्वेज थी वो पोर्तुगीज थी, और वहां पे भी कैंटोनीज बोला जाता है। लेकिन मेनलैंड चाइना का मेन लैंग्वेज कौन है, मैंडरीन है। तो इनके यानी कि यहाँ के जो स्कूल्स होंगे, जैसे हांगकांग के और मकाओ के जो स्कूल होंगे, वो लोग इंग्लिश और कैंटोनीज पढ़ाते हैं हांगकांग के। अगर मकाओ की बात करें जाए, पोर्तुगीज और कैंटोनीज पढ़ाते हैं। अभी वहां पे जैसे चाइना का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है मैंडरिन, तो कुछ स्कूल में मैंडरिन भी पढ़ाई जाती है। इनका पोस्टल सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम तो अलग है, जैसे मैंने बताया आपको। तो हांगकांग और मकाओ क्या कर सकते हैं, खुद के एक्सटर्नल रिलेशंस भी मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, ये पार्ट है किसके, चाइना के, मेनलैंड चाइना के पार्ट है। तो ये खुद के एम्बेसी, यानी जो एम्बेसी होती है, जैसे आप अगर किसी के मतलब एक्सटर्नल अफेयर्स में हो या एक्सटर्नल रिलेशन रखना चाहो, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि एक दूसरे देश के एम्बेसी के थ्रू जाना पड़ेगा। अब हांगकांग जो है एक एम्बेसी नहीं खोल सकता है, या कोई दूसरा देश जैसे इंडिया हो जाए या यूएसए हो जाए, हांगकांग में अपनी एम्बेसी नहीं खोल सकती है। तो एम्बेसी कहाँ खोला जाता है, सिर्फ एक कंट्री के कैपिटल में खोला जाता है। यानी हमारे केस में चाइना के बीजिंग में सिर्फ हमारा एम्बेसी रह सकता है। लेकिन दूसरे दूसरे जैसे अभी हांगकांग में क्या खोल सकते हैं, तब हांगकांग में हम कॉन्सुलेट खोल सकते हैं। तो यानी एक एम्बेसी, जो कॉन्सुलेट और एम्बेसी दोनों जो है ऑलमोस्ट सेम होती हैं, लेकिन जो एम्बेसी होती है उसके पास बहुत ज्यादा पावर होता है कंपेयर टू कॉन्सुलेट। तो कॉन्सुलेट वहां वहां उस सारे सिटी में होती है जो सिटी ट्रैवल ज्यादा की जाती है या इकोनॉमी एक्टिविटी ज्यादा होती है, लेकिन वो उस कंट्री की कैपिटल नहीं होती है। तो हांगकांग और मकाओ में इंडिया या यूएसए अपने कॉन्सुलेट खोल सकते हैं, एम्बेसी नहीं खोल सकते हैं। वैसे सेम केस हांगकांग भी अगर चाहे तो अपना कॉन्सुलेट खोल सकता है इंडिया और यूएसए में। तो इस तरह। तो अब चाइना का, तो अगर आप समझो कि चाइना का तो कंट्रोल क्या है, तो बहुत सारी कंट्रोल हो गए हांगकांग के पास। तो चाइना के पास मिलिट्री कंट्रोल है। यानी जो अगर आप हांगकांग में कोई अटैक करता है, तो मिलिट्री जो रहेगी, जो जो हांगकांग को प्रोटेक्ट करेगी, वो होगी पीआरसी की मिलिट्री होगी, यानी जो उनकी पीएलए जो मिलिट्री है वो होगी। जैसे मैंने आपको बताया, नो एम्बेसी, ओनली कंसुलेट कैन बी ओपन। और यूएन जो है, मतलब यूएन जो है वो एक्सेप्ट क्या करता है, हांगकांग और मकाओ को चाइना का पार्ट एक्सेप्ट करता है। तो थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं और देखते हैं हांगकांग और मकाओ कैसे चाइना का पार्ट हुआ। ठीक है। तो अभी हांगकांग जो था, पहले वो ब्रिटिश इंडिया कंपनी के अंडर था। तो वो कैसे ब्रिटिश इंडिया कंपनी के अंडर है, 1842 को क्या हुआ था, फर्स्ट ओपियम वार खत्म हुआ था। तो ये लगभग 39 से शुरू हुआ था और 42 तक चला था। तो ये वार किस लिए हुआ था, ये वार हुआ था ट्रेडिंग के लिए। तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो थी वो ट्रेड कर रही थी चाइना में। अफीम जो थे, इंडिया में बहुत सारा अफीम बनता था, उसको ट्रेड कर रही थी चाइना को। और जो वहाँ के चाइना के जो लोग थे वो बहुत एडिक्टेड हो चुके थे। इसलिए चाइना के जो उस टाइम के जो राजा थे, यानी वो चिंग्स डायनेस्टी के जो राजा थे, उन्होंने सोचा कि वो ट्रेड कैंसिल करेंगे ब्रिटिश इंडिया कंपनी के साथ। लेकिन ये हो नहीं पाया, क्योंकि उसके इसी ट्रेड के चलते ब्रिटिश इंडिया कंपनी और चाइना के भीतर एक वार हुआ जिसका नाम था फर्स्ट ओपियम वार, जिसको ऑब्वियसली चाइना हार गया था। तब से, यानी 1842 से हांगकांग जो था वो ब्रिटिश के अंडर आ गया था। और 1989 में एक कन्वेंशन हुआ था, सेकंड कन्वेंशन ऑफ पेकिंग। ये पेकिंग क्या है, पेकिंग जो आज के टाइम पे बीजिंग है, उसको उस टाइम पे पेकिंग बुलाता था। तो इसके कन्वेंशन के अनुसार
ब्रिटिश क्या कर सकते हैं, हांगकांग को लीज पे ले सकते हैं 99 ईयर्स के लिए। तो हांगकांग जो था 99 ईयर्स के लिए लीज पे चला गया ब्रिटिश के पास। तो जैसे हुआ कि 1984 में जब, हाँ, ये जैसे 1898 में हुआ था, तो ये खत्म होने वाला था लीज 1999 को। तो 1984 में क्या हुआ कि जो साइनो ब्रिटिश जॉइंट डिक्लेरेशन हुआ कि हांगकांग क्या करेगा, खुद का कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी उसको रिटेन करेगा, और उसके खुद की इकोनॉमी होगी, खुद के लीगल सिस्टम्स होंगे, खुद के लेजिस्लेटिव होगी, और इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच रहेगा। कब तक? नेक्स्ट 50 ईयर्स तक। तो मतलब आप बोल सकते हो कि जब ये 100 साल का लीज खत्म होने वाला था, तब चाइना और ब्रिटेन के अंदर एक दूसरी तरह का एक, आप बोल सकते हो कि जॉइंट डिक्लेरेशन हुआ, जिसमें 50 साल का एक्सटेंशन मिला। और वो 50 साल में चाइना क्या करेगा कि हांगकांग को कब्जा नहीं करेगा, और हांगकांग को उसके जो इकोनॉमी है, उसके जो लीगल सिस्टम है, जो ऑलमोस्ट सेम है इंग्लैंड के साथ, क्योंकि ब्रिटिश ने रूल कर रहा था हांगकांग को, तो इसलिए उसका जो सारा सिस्टम है वो सेम है इंग्लैंड के साथ, तो वो मेंटेन करेगा नेक्स्ट 50 ईयर्स तक। तो सिमिलर एग्रीमेंट, जैसे ये जैसा एग्रीमेंट है ना, साइन ऑफ ब्रिटिश एग्रीमेंट, उस तरह का एग्रीमेंट चाइना ने पोर्तुगीज के साथ भी साइन किया था 1987 पे। वो भी 50 ईयर्स के लिए मकाओ को ले लिए थे लीज, मकाओ को एक्सटेंशन मिला था 50 साल का। तो 1997 को जो हांगकांग पे जो 100 साल का लीज था वो खत्म हो रहा था ब्रिटिश का, और उससे पहले ही उन लोगों ने साइन कर लिया था। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि जॉइंट डिक्लेरेशन उन्होंने साइन कर लिया था नेक्स्ट 50 ईयर्स के लिए। लेकिन जब 100 साल खत्म हुए यानी 97 को, हांगकांग क्या था, चाइना के कंट्रोल में आ गया, लेकिन उसको नेक्स्ट 50 साल तक उसको रिटेन करना था जो भी सिस्टम चल रहे थे हांगकांग में। तो सेम केस था मकाओ के लिए भी। 99 में ये चाइना के अंडर आ गया, यानी उसको ट्रांसफर कर दिया गया पोर्तुगीज से यहाँ पे, लेकिन नेक्स्ट 50 साल तक वो सारे जो उनके सिस्टम है वो रिटेन रहेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे दोनों क्या थे, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ऑफ चाइना, यानी स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव, आपको जो मैंने पहले बताया था SAR, तो ये उनके हो गए थे। लेकिन अभी भी हांगकांग और मकाओ क्या थे, उनके करेंसी, इकोनॉमिक्स और लीगल सिस्टम जो रहेंगे वो पुराने वाले ही रहेंगे। लेकिन जैसे डिप्लोमेसी हो गया या डिफेंस हो गया, वो क्या होगा, किसके द्वारा डिसाइड होगा, वो मेनलैंड चाइना के द्वारा डिसाइड होगा। तो अब जो ये 50 साल के लिए, यानी हांगकांग अभी भी आप बोल सकते हो हांगकांग जो था फ्री था चाइना से 50 साल के, नेक्स्ट 50 साल के लिए, जैसे हांगकांग है 2047 तक वो फ्री रहेगा, और मकाओ क्या रहेगा 2049 तक फ्री रहेगा। तो इस 50 साल के लिए उन्होंने एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी उनका खुद का बनाया था, जिसका नाम है बेसिक लॉ। तो इसमें उनके जैसे सारे देशों का जैसे कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उनका भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसका नाम है बेसिक लॉ, और ये 50 साल तक वैलिड रहेंगी। तो यानी आप बोल सकते हो 2047 तक ऑफिशियली चाइना कुछ नहीं कर सकता था हांगकांग के लिए, और 2049 तक मकाओ के लिए। तो अब क्या हो रहा है कि आप देखोगे 2014 में एक बहुत ही बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ था, जिसका नाम था अम्ब्रेला रिवॉल्यूशन। इसको अम्ब्रेला रिवॉल्यूशन क्यों बोला था, कि यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, जो रिवॉल्यूशन करने के लिए जो लोग आए थे धरना देने के लिए सड़क पे, वो सर छाता लेके आए थे, अम्ब्रेला लेके आए थे, और इसी से इसका नाम आ गया अम्ब्रेला रिवॉल्यूशन। तो ये किस चीज के लिए हुआ था, इस सितंबर से दिसंबर 2014 को हुआ था। ये हुआ था एक प्री स्क्रीनिंग ऑफ कैंडिडेट ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव। तो ये चीफ एग्जीक्यूटिव जो होता है, वो जैसे हांगकांग के लिए अगर चीफ एग्जीक्यूटिव जो होगा, वो सारे पॉलिसी बनाएगा हांगकांग का। तो चाइना ने एक दूसरा तरीका निकाला, जैसे वो क्या कर रहे थे कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए जो लोग खड़े होंगे, जैसे यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हांगकांग जो है एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, यहाँ पे लीगली वोटिंग होती है, चाइना की जैसे नहीं है कि कम्युनिस्ट नहीं है, तो यहाँ पे वोटिंग होती है। तो वोटिंग होने के लिए जो जो कैंडिडेट खड़े होते थे, उसको चाइना स्क्रीनिंग करता था। अगर आप मान लीजिए सपोज आप यहाँ पे 4 या 5 कैंडिडेट हैं, वो चाइना क्या करता था, उनको स्क्रीनिंग करता था। अगर आप मान लीजिए यहाँ पे 5 लोग हैं, और चाइना क्या करता है कि इन 2 लोगों को अलाउ करता है, ये 3 लोगों को अलाउ करता है, और ये 2 लोगों को अलाउ नहीं करता है। अब वो इस दोनों लोगों को क्यों अलाउ नहीं करता है, क्योंकि ये जो लोग हैं वो प्रो डेमोक्रेटिक हैं, या वो चाइना को अपोज करते हैं। तो इन लोग क्या करेगा, इन दोनों लोगों को अलाउ नहीं करेगा इलेक्शन के लिए, और ये 3 लोग जो है चाइना को सपोर्ट करने वाले हैं, वो उनको अलाउ करेगा। तो इससे क्या होगा कि चाइना का कंट्रोल हो जाएगा हांगकांग में। आप बोल सकते हैं कि डायरेक्टली ना होकर भी इनडायरेक्टली। तो इसके अगेंस्ट में जो प्री स्क्रीनिंग होने वाली थी, इसके अगेंस्ट में हांगकांग के लोगों ने प्रोटेस्ट किया था 2014 में, जिसका नाम था अम्ब्रेला रिवॉल्यूशन।
अब यहाँ पे देखो, अभी अगर आप फास्ट फॉरवर्ड टू 2020 आ जाते हैं, 2020 में क्या हुआ कि अभी जो सबसे कंट्रोवर्शियल लॉ उन्होंने लोगों ने पास किया है, सिक्योरिटी लॉ। तो आप ये वर्डिंग को समझिएगा कि यहाँ पे उन्होंने क्यों नेशनल सिक्योरिटी लॉ क्यों बोला है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये हांगकांग और मकाओ जो है, अभी अगर हांगकांग की बात करें तो हांगकांग जो है वो खुद का बहुत सारे मैटर हांगकांग के अंडर आते हैं, उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन है, बेसिक लॉ जैसे बताया उसके अंदर आते हैं। सिर्फ सिक्योरिटी जो रहेगा या फॉरेन अफेयर जो रहेगा वो सिर्फ चाइना के अंडर आता है। तो यानी चाइना कुछ भी कर सकता है, सिर्फ जो उसके नेशनल सिक्योरिटी के साथ ही छेड़खानी कर सकता है। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला कि ये जो लॉ उन्होंने पास किया है वो नेशनल सिक्योरिटी लॉ है। ठीक है, आप ये आर्टिकल दे सकते हैं सीएनएन का, और ये द गार्डियन का भी है। तब अब ये सवाल उठता है कि चाइना ये बिल को पास कराना क्यों चाहता है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 2014 में अम्ब्रेला रिवॉल्यूशन हुआ था, उसके बाद जो सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ था 2019 में हुआ था। ये 2019 में क्या हुआ था कि एक था एक्स्ट्राडिशन बिल था, उन्होंने लाया था एक्स्ट्राडिशन लॉ। उसमें क्या बताया था उन्होंने, अगर कोई लोग होगा, कोई एक इंसान होगा जिसने हांगकांग में कोई क्राइम किया होगा, तो उसका जो ट्रायल चलेगा यानी जो कोर्ट में पेशी होगी वो मेनलैंड चाइना में चलेगी। तो इसकी वजह से चाइना क्या कर सकता है, बहुत ही मैनिपुलेशन कर सकता है। यानी वो किसी को भी डिक्लेयर कर सकता है कि तुमने कोई लॉ तोड़ा है, क्योंकि जैसे वहां पे तो मतलब कोई सिस्टम है ही नहीं, वहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच भी नहीं है। तो अगर आप गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो वो एक क्राइम की तरह गिना जाएगा। इस तरह से अगर वो किसी लोग को हांगकांग से लेके चाइना में वो लोग उसको ट्रायल चलाएंगे तो आपको पता है कि वहां पे कुछ भी होगा, वो लोग उसको गायब भी करा सकते हैं। तो ये इसके अगेंस्ट में हांगकांग में क्या होता, प्रोटेस्ट हुआ था 2009 में, जो अभी तक चल रहा है। लेकिन ये जो कोरोना वायरस का पैंडेमिक चल रहा है तो अभी सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स बहुत ज्यादा हैं, इसलिए वो एक साथ वो नहीं हो पा रहा, प्रोटेस्ट नहीं हो पा रहा। लेकिन ये 2019 से चल रहा है, और ऐसा माना जाता है कि एक बार 17 लाख से ज्यादा, आप सोच के देखिए कि 17 लाख से ज्यादा प्रोटेस्टर जो थे वो ऑन रोड थे। यानी ये बहुत ही बड़े, मतलब आप बोल सकते हो बहुत ही ह्यूज मास था। अब इसमें बहुत सारे जो स्टूडेंट थे यानी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थे वो सब थे। तो बीजिंग बोल सकते हो वो डर रहा है कि अगर ये कोरोना वायरस खत्म होने से पहले अगर उन लोगों ने ये बिल पास नहीं कराया या कुछ दूसरा तरीका नहीं निकाला कैसे ये सारे प्रोटेस्ट को बंद करना है, तो ऐसा हो सकता है कि हांगकांग उनके हाथ से निकल जाए। क्योंकि आपको मैंने बताया था कि 50 साल तक अभी कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता है चाइना हांगकांग के कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन फिर भी वो लोग रूल के बाहर जाके कर रहे हैं। लेकिन अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बताया कि इन दोनों के खुद के जो है कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी हांगकांग का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, तो चाइना क्या उसको चेंज कर सकता है लीगली? वो कर सकता है। कैसे कर सकता है? क्योंकि उनके जो एनेक्सर 3 है, तो मैंने जैसे बताया ना उनका एक बेसिक लॉ है, यहाँ पे जो उनका नाम है बेसिक लॉ, उनके आर्टिकल 18 में उनके जो है सिक्योरिटी किसके द्वारा हैंडल होगी, मेनलैंड चाइना के द्वारा हैंडल होगी। तब वो क्या बोल रहे हैं अभी चाइना, ये जो सारे जो लॉ बना रहे हैं वो अभी एनेक्सर 3 में डाल रहे हैं, जहां पे वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग ये हांगकांग की सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं। तो आप समझ रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि वो लोग उसी लॉ के साथ, जैसे बोलता है ना, एक लूप होल ढूंढने हैं उनमें कि ये लॉ के अंदर लूप होल क्या है, और उसी को ही एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उसी को यूज कर रहे हैं हांगकांग के अगेंस्ट, कह के कि हम लोग आपका सिक्योरिटी कर रहे हैं। आप यहाँ पे एक ट्वीट देख सकते हो माया वांग के द्वारा, जो एक चाइना रिसर्चर हैं, जो ह्यूमन एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं। उन्होंने क्या बताया है कि द एंड ऑफ हांगकांग, तो आप यहाँ पे बहुत ही एक आप बोल सकते हैं कि जो अलार्मिंग स्टेटमेंट उन्होंने दिया है कि टुडेज हांगकांग टुमारो इज द वर्ल्ड। सो ये जो स्टेटमेंट है बहुत ही, मतलब ये स्टेटमेंट खुद से एक बहुत ही डेंजरियस स्टेटमेंट है। क्योंकि आप सोच सकते हैं जो आज हांगकांग के साथ हो रहा है, अगर चाइना का रोका ना गया तो मे बी ये वर्ल्ड के साथ हो सकता है कल। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये ट्वीट जो था वो पोम्पे जो उनके हैं सेक्रेटरी हैं यूएसए के, उनके द्वारा भी है कि नो लॉन्गर बिलीव, अब वो हांगकांग के ऑटोनोमस पर भी वो लोग बिलीव नहीं करते हैं। तो ये सारे सिनारियो को देख के यूनाइटेड स्टेट ने यूएनएससी का एक मीटिंग बुलाया था, जहां पे वो डिस्कस करने वाला था ये हांगकांग इश्यू को, लेकिन चाइना ने इसको ब्लॉक कर दिया, क्योंकि चाइना जो है एक परमानेंट मेंबर है यूएनएससी का। सो उसने इसको ब्लॉक कर दिया, और इसका साथ रशिया ने भी दिया था इसको ब्लॉक करने में। तो इनमें जैसे चाइना का रिस्पॉन्स क्या था कि जो उनके जो स्पोक्स पर्सन है जो यूएनएससी में, उन्होंने क्या बताया यहाँ पे, चाइना कैटेगोरिकली रिजेक्ट्स द बेसलेस रिक्वेस्ट ऑफ यूएस फॉर द
सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग। सो जैसे इन्होंने ये स्टेटमेंट देकर उसको ब्लॉक कराया जो सिक्योरिटी काउंसिल में मीटिंग थी, और वो आगे जाके ये भी बोले कि जो हांगकांग है ये चाइना का इंटरनल अफेयर्स है और यहाँ पे वो यूएसए की नहीं सुनेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या ऐसा बोल सकते हैं कि चाइना और यूएसए जो है एक नया कोल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं। जो पुराना वाला कोल्ड वॉर था, पहला कोल्ड वॉर था जो यूएसए और रशिया के बीच में हुआ था, जो ऑब्वियसली यूएसए ने जीत गया था क्योंकि यूएसएसआर ब्रेक हो गया था यानी डिवाइड हो गया था। अब जो नया वाला कोल्ड वॉर चल रहा है वो यूएसए चाइना के अंदर है। तो हाँ, इसका आंसर हो सकता है हाँ, क्योंकि अब ये दोनों जो हैं कोल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन अब अगर आप ऐसा बात करो कि यूएसए के पास क्या क्या ऑप्शन है चाइना को काउंटर करने के लिए, क्योंकि पहले कोल्ड वॉर में रशिया जो था बहुत वीक था कंपेयर टू यूएसए टेक्नोलॉजिकली, लेकिन अभी जो है चाइना जो है वो किसी हाल में कम नहीं है यूएसए में। तो यूएसए के पास क्या क्या ऑप्शंस होती हैं? तो पहला ऑप्शन हो सकता है कि वो बहुत सारे सैंक्शंस लगाएगा जो यूएसए चाइना के ऊपर। और क्या होता है कि जैसे न्यू ट्रैफिक जो ट्रेड वर्ड चल रहा है, एग्जिस्टिंग ट्रेड वर्ड चल रहा है, उसको बहुत सारा बढ़ा दे, और जैसे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दे बहुत सारे चाइनीज डिप्लोमेट पे, या बड़ी बड़ी कंपनियां से हुआई होगी 5G के लिए, उसके लिए रेस्ट्रिक्शन लगा दे। लेकिन जो मेरे हिसाब से जो सबसे फिजिबल एक्शन होना चाहिए अभी, कि वो स्पेशल स्टेटस जो है हांगकांग का वो रिमूव कर दे, क्योंकि वो सबसे बड़ा झटका होगा चाइना के लिए। क्योंकि चाइना जो होता है बैकडोर से एंट्री करता है दूसरे यूएसए और दूसरे जो सैंक्शंस लगाता है यूएसए, उससे एस्केप करने के लिए वो हांगकांग का सहारा लेता है। लेकिन अगर यूएसए स्पेशल स्टेटस हटा देता है हांगकांग का, तो वो बहुत बड़ा, एक बोल सकते हैं बहुत बड़ा नुकसान होगा चाइना का। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।